नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज सबसे पहले बात होगी सरकार के उस फैसले की जिससे पूरा देश प्रभावित है, जिसका असर हर शहर में है। हिट एंड रन मामले को लेकर ट्रक ड्राइवर्स का आक्रोश देश के 10 राज्यों में देखने को मिला। लेकिन सवाल है, क्या सरकार ट्रक ड्राइवर्स का विरोध जायज मान रही है? क्या सरकार को ट्रक ड्राइवर्स की मांग पर विचार करना चाहिए? इस पर हमने सभी पक्षों के तर्क और तथ्यों वाली एक कुंजी तैयार की है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण में जुट गए हैं। कैसे मोदी सेतु के जरिए बीजेपी दक्षिण के चुनावी सागर को पार करने की तैयारी कर रही है, ये आज आपको बताएंगे। पीएम मोदी 2 दिन के दक्षिण दौरे पर है। आज तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की सौगात उन्होंने दी। वो लक्षद्वीप भी पहुंच चुके हैं। कल केरल जाने का उनका कार्यक्रम है। राम मंदिर पर भी बीजेपी प्लान रेडी है। 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा गया है। देश के अलग अलग राज्यों से राम मंदिर के दर्शन करने आने वाले लोगों को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सुविधा मुहैया कराएंगे। इसके तहत राम मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को ढोल नगाड़े, तिलक और फूल माला के साथ भेजा जाएगा। कर्नाटक में 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी पर सियासी गदर मचा हुआ है। पुलिस ने राम आंदोलन से जुड़े मामले में हिंदू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जल रही है। यह साजिश है। इस पर जुबानी आरोप प्रत्यारोप वाली रील भी हमने आपके लिए तैयार की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को जरूरी अपडेट दे दें। केंद्र सरकार ने गंभीर मरीजों के आईसीयू में भर्ती करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक परिवार के लोगों की सहमति के बिना अस्पताल मरीज को आईसीयू में एडमिट नहीं कर सकेंगे। अगर किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है, सेहत में सुधार नहीं हो रहा, तो अस्पताल जानबूझकर उसे आईसीयू में नहीं रख सकेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा देखने को मिला, जब 2 विमान आपस में टकरा गए। लैंडिंग कर रहे प्लेन के सभी 389 लोग सुरक्षित हैं। दूसरे विमान के 5 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। रनवे पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। आरबीआई ने देश में 2000 रुपए के नोट करीब 8 महीने पहले सर्कुलेशन से बाहर किए थे, लेकिन अब तक मार्केट में मौजूद 100% नोटों की वापसी नहीं हो पाई है। आरबीआई ने इन 2000 रुपए के नोटों को लेकर अपडेट जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 9,330 करोड़ रुपए मूल्य के नोट की वापसी नहीं हुई है। सवाल है, ये नोट किसने दबा कर रखे हुए हैं? तो सत्ता में आज सबसे पहले एक ऐसी खबर दिखाने हम आपको जा रहे हैं जिसका असर आप पर पड़ना तय है, और इसके रुझान भी देश के अलग अलग राज्यों से सामने आने लगे हैं। बवाल उस हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर है, जिसमें सड़क हादसे के बाद किसी को मरता हुआ छोड़ने पर और मौके से भाग जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात, इस नए प्रावधान में किसी के नाम का जिक्र नहीं है। ड्राइवर कोई भी हो, गाड़ी कोई भी हो, हादसा किसी से भी हो, कानून के मुताबिक सब बराबर है। इस पर हजारों ट्रक ड्राइवर्स देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर आ गए हैं। चक्का जाम कर दिया गया है और इस मांग पर अड़ गए हैं कि तुरंत सरकार ये कानून वापस ले। इस प्रदर्शन ने किसान आंदोलन की याद दिला दी है, जहां कृषि कानून लागू नहीं हो पाया था और लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर धरना देने आ गए थे। ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन को भी कुछ उसी तरीके का प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि हिट एंड रन कानून भी संसद से पास तो हो गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। ऐसे लाखों लोग हैं जो अब तक शायद इस नए कानून की बारीकियों से वाकिफ नहीं है। ट्रक और बस ड्राइवर्स ने कानून वापस लेने की मांग को लेकर शहर शहर सड़क को जाम कर दिया है। इस पर फुल स्पीड में सियासत भी शुरू हो गई है। इसलिए आज हमने इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक सरल कुंजी तैयार की है, जिसमें सारे सवालों के जवाब हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर हिट एंड रन के मामले में नया प्रावधान है क्या। अब तक किसी सड़क हादसे की स्थिति में लापरवाही से वाहन चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 279, लापरवाही से मौत के मामले में धारा 304A और जान जोखिम में डालने के लिए धारा 338 के तहत केस दर्ज किया जाता था, जिसमें 2 साल की सजा होती थी। लेकिन अब इसमें सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिसके मुताबिक हादसे के बाद मौके से नहीं भागने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना होगा, जबकि हादसे के बाद मौके से फरार होने पर 10 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। इसे और आसान भाषा में अगर समझें तो सरकार इस कानून में लापरवाही से मौत पर 2 तरीके की कैटेगरी उसने बनाई है। पहली कैटेगरी के मुताबिक अगर सड़क हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से नहीं भागा, घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की या फिर पुलिस या मजिस्ट्रेट को खुद से हादसे की जानकारी दी, वैसी स्थिति में सजा कम होगी और जुर्माना भी कम लगेगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी को लेकर विवाद शुरू हो गया।
जिसके मुताबिक अगर सड़क हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भाग गया, घायल को मरने के लिए मौके पर ही छोड़ दिया और किसी को जानकारी नहीं दी, तो इस स्थिति में 10 साल तक सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर अब देश में नई बहस शुरू हो गई है। एक वर्ग है जिसके मुताबिक नए कानून में जो प्रावधान किया गया है वो एकदम सही है, लेकिन ट्रक और बस ड्राइवर्स की तरह एक वर्ग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। आज हमने इस बहस पर तर्क वितर्क का एक चार्ट भी तैयार किया है। जो लोग 10 साल की सजा वाले नए प्रावधान के समर्थन में है, उनका कहना है कि इससे कम से कम घायलों को वक्त पर इलाज मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सजा के डर की वजह से हादसा करने वाला खुद घायल की मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन विरोध करने वालों का यह तर्क है कि इससे मॉब लिंचिंग का डर रहेगा, क्योंकि हादसे से आक्रोशित भीड़ ड्राइवर को पीट पीट कर मार सकती है। हालांकि कानून के समर्थकों का तर्क यह है कि कानून में किसी के नाम का जिक्र नहीं है, इसमें सब बराबर है। लेकिन कानून के विरोधियों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर्स पर भीड़ ज्यादा हमलावर हो जाएगी। कानून के समर्थन में लोगों का यह तर्क है कि ज्यादा सजा की वजह से ड्राइवर में डर बना रहेगा और वो सड़क पर सावधानी से ड्राइव करेंगे, जबकि ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि कोई जानबूझकर हादसा नहीं करता, और अगर गलती से हादसा हो गया तो इतने सख्त कानून की वजह से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब विरोध करने वाले ड्राइवर्स ना तो किसी की सुनने को तैयार हैं, ना ही सड़कों से हटने को तैयार हैं। हमने आज अलग अलग शहरों में हड़ताल करने वाले ट्रक ड्राइवर्स से बात की। इस पर हम आपको सबसे पहले एक रील दिखा देते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चक्का जाम हो गया है। ये भोपाल बाईपास हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स जो हैं उनके पहिए थम गए हैं। दूसरी तरफ इन ड्राइवर से हम बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। हम लोग का बोला गाड़ी नहीं चलाना है, हम नहीं खुद नहीं चलाएंगे सर। हम गरीब आदमी 7 लाख रुपया कहाँ देंगे, हमको पेमेंट है 7,000। हाँ, हमारे बाल बच्चा 10 साल जेल में चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चा कौन खिलाएगा सर। चलाने वाला लोग रात को घर जाके सोते हैं, ये 15 दिन घर पहुँचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों सब पूछे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा है इसका तो संशोधन करना चाहिए। नहीं चलेगी। हिट एंड रन का केस जो हम पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, इसके खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर। और हम हमारे ड्राइवर बंधुओं को प्रेम से समझा रहा है, कोई चक्का जाम वगैरह कुछ नहीं है। ड्राइवर के खिलाफ नया कानून सरकार लाया है, हम लोग इसका घोर से घोर विरोध करते हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सब ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं, सब भी दे के जा रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी कोई स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं की है, उसके पहले ये हालत है। अगर 2-4 दिन में ये ख़त्म ना हुआ, कारोबार गवर्नमेंट ने अपना कानून वापस नहीं लिया, तो 100% जाम हो जाएगा। आज हमने हिट एंड रन पर सत्ता की एक कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह एहसास होगा कि आखिर यह कितना गंभीर विषय है और इस पर सख्त कानून की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में पूरे देश में हिट एंड रन के 67,000 से ज्यादा हादसे हुए और इसमें 30,486 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, 30,486 लोगों की मौत। जबकि वर्ष 2021 में हिट एंड रन के कुल 57,415 हादसे रिपोर्ट हुए थे, जिसमें करीब 26,000 लोगों की मौत हो गई। यानी 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के केस करीब 17% तक बढ़ गए। इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के लिए सरकार को नए प्रावधान करने पड़े। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर क्या कहा था, यह भी आपको आज जरूर सुनना चाहिए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है
और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फ़ोन करता है, 108 में फ़ोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों अब हिट एंड रन में जो नए बदलाव सरकार की ओर से किए गए हैं उस पर 10 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। लेकिन इस चक्का जाम में सियासत की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज इस हड़ताल को लेकर सरकार पर बड़े सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लिखा, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। आज हमने इस खबर को लेकर बहुत रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि देश में जो सड़क हादसे होते हैं उनमें ट्रक ड्राइवर्स कितने जिम्मेदार हैं, और इस पर हमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा मिला जो हम आपको दिखा भी देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जितने भी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनमें से सिर्फ 5% ही ट्रक हैं। लेकिन अगर सड़क हादसों की बात करें तो 12% हादसों में ट्रक ड्राइवर पाए गए, जबकि इन सड़क हादसों में होने वाली करीब 15% मौत में भी ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार माना गया। एक और रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इन ट्रक ड्राइवर्स पर अपनी नौकरी में कितना बोझ होता है। इसे लेकर सेव लाइफ फाउंडेशन ने एक सर्वे भी किया था जिसकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में एक ड्राइवर रोज 12 घंटे ट्रक चलाता है और रोज औसतन 417 किलोमीटर का सफर तय करता है। वैसे देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी इन ट्रक्स को आप लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल देश के 10 राज्यों में ये लाइफ लाइन ठप है। इस हड़ताल की वजह से जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है और पैनिक बटन ऑन हो गया है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कमी सामने आई है। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इस हड़ताल की वजह से दूध के साथ साथ सब्जियों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि फल और सब्जियों के दामों में इजाफा हो सकता है। दवाइयों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। रसोई गैस की सप्लाई पर असर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है और माना जा रहा है कि इस हड़ताल की वजह से करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वैसे 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से 3 कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कानूनों का रिव्यू कराने की मांग की है। लेकिन अभी ट्रक और बस ड्राइवर्स की स्ट्राइक से कैसे शहरों में लोगों को दिक्कत हो रही है ये भी आपको बता देते हैं। खैर ये बताएं उससे पहले एक खबर आपको यह भी बता दें कि इस वक्त गृह मंत्रालय में गृह सचिव और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में एक बैठक चल रही है और इस तरीके की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इस बैठक से कोई नतीजा निकल पाए। सत्ता में अब बात नए साल के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण भारत यात्रा की। 2 दिनों में 3 राज्यों की पीएम मोदी की यात्रा राजनीतिक रूप से काफी अहम है, खासकर तब जब दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर भारत के 3 राज्यों में जीती और दक्षिण भारत में हार गई। पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में हार के बाद इस तरीके का प्रचार किया गया कि दक्षिण भारत ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में 2024 के दूसरे ही दिन पीएम मोदी का दक्षिण भारत की यात्रा पर जाना एक अहम राजनीतिक संदेश हो सकता है। इसे आप उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश को नाकाम करने वाला कदम भी कह सकते हैं। इसलिए इस यात्रा पर हमने आपके लिए मोदी सेतु वाली सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है जिससे आप पीएम मोदी और बीजेपी की दक्षिण भारत वाली राजनीति समझ पाएंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले आज पीएम मोदी दक्षिण भारत में कहां गए और क्या क्या किया वो भी समझ लेते हैं। पीएम मोदी की दक्षिण भारत की यात्रा की शुरुआत तिरुचिरापल्ली से हुई थी। यहां सबसे पहले उन्होंने भारतीदासन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने विकास की 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें सबसे अहम था तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करना। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बना नया टर्मिनल आधुनिकता और परंपरा दोनों का समावेश है। नए टर्मिनल को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की थीम पर बनाया गया है। गेट के बाहर ही रंगनाथ स्वामी मंदिर जैसी आकृति बनाई गई है। नए टर्मिनल में संस्कृति, कलाकृति और टेक्नोलॉजी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें कोलम कला से लेकर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के रंग और दूसरी थीम वाली कलाकृतियां भी दिखाई गई है।
नए टर्मिनल भवन में बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई है। इसके लिए 100 कलाकारों को नियुक्त किया गया था और रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर इसको बना दिया गया। नए टर्मिनल भवन में यात्रियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है। नए टर्मिनल भवन में 60 चेक इन काउंटर और 5 बैगेज कैरोसेल के अलावा 60 अराइवल इमिग्रेशन काउंटर और 44 डिपार्चर इमिग्रेशन काउंटर भी बनाए गए हैं। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से ज्यादा यात्रियों की है। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि तमिलनाडु मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, उसके बाद हम सत्ता की मोदी सेतु वाली कुंजी आपके सामने खोलेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the gathering. तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the gathering. आज तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए 5 नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इनसे ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन तो आसान होगी ही, इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को, बिजली उत्पादन को भी बल मिलेगा। पहली बार मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग के लिए बोट के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार मदद दे रही है। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। यहां भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया। आज पीएम मोदी लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप पे रुकेंगे। कल पीएम मोदी केरल पहुंचेंगे, जहां वो त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी क्या क्या करेंगे इसका अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी साल के शुरुआत में ही दक्षिण भारत में इतने सक्रिय क्यों हैं। दरअसल हमेशा से हमारे नेताओं ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग अलग करके देखा है। बीजेपी के जन्म से ही उसे उत्तर भारत की पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई है। पीएम मोदी इस राजनीति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप एक तरीके से इसे मोदी सेतु भी कह सकते हैं। राम सेतु का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये मोदी सेतु है। उत्तर दक्षिण के बीच इस सेतु को बनाने के लिए उन्होंने कुछ अहम स्तंभ खड़े किए हैं। हर वर्ष वाराणसी में काशी तमिल वार्षिक समागम का आयोजन किया जाता है। इससे दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। राम मंदिर में रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो कर्नाटक के कलाकार योगीराज अरुण की बनाई हुई है। 2023 में 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। 2024 में पीएम मोदी ने सबसे पहले दक्षिण भारत की यात्रा की। वो 3 राज्यों के दौरे पर हैं। अयोध्या से दक्षिण भारत के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया गया है। नई संसद में तमिल परंपरा के सेंगोल की स्थापना की गई है। विकास की योजनाओं का बराबर बंटवारा किया गया। खुद पीएम मोदी ने बताया कि सिर्फ तमिलनाडु को 10 वर्षों में 120 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया। यानी भेदभाव वाली बात सही नहीं है। यह पिछले 10 वर्षों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कर्नाटक जैसे दक्षिण भारतीय राज्य में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है। यानी वो दक्षिण और उत्तर भारत के बीच की खाई वाले नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर इन स्तंभों से जिस सेतु का निर्माण हो रहा है वो बीजेपी की चुनावी राजनीति का मोदी सेतु है।
इससे बीजेपी दक्षिण भारत की चुनावी राजनीति में अपना स्थान बना सकती है। खुद पीएम मोदी दक्षिण भारत से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो कई दक्षिण भारतीय परिधानों में दिख चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ वो महाबलीपुरम में शिखर सम्मेलन कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के पारंपरिक परिधान पहने थे। आज के भाषण में भी पीएम मोदी ने कहा कि वो तमिलनाडु की संस्कृति से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे बहुत सारे तमिल मित्र रहे हैं, मेरी उनसे बहुत आत्मीयता रही है और मुझे उनसे तमिल कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। वैसे दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीट हैं। 2019 में यहां एनडीए को सिर्फ 30 सीट मिली थी, यानी सिर्फ 23% सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को 59 सीट मिली थी, अन्य को 41 सीट मिली थी। बीजेपी उत्तर भारत में अपने सर्वोच्च स्थान के करीब है। 2014 और 2019 में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने 90 से 100% तक सीट जीती थी। ऐसे में उसके लिए इस क्षेत्र में और सीट पाने की संभावना बहुत कम है, जबकि दक्षिण भारत में सीट और वोट बढ़ाने की अपार संभावना है। बीजेपी की कोशिश है कि मोदी सेतु के जरिए दक्षिण भारत के चुनावी सागर को पार किया जाए। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच मोदी सेतु के बाद अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की नई बनी इमारत में दिख रही दरारों की, जो पिछले 4-5 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से तीखे हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को चुभने वाली बातें कह रहे हैं। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर तो इंडिया गठबंधन में खींचतान थी ही, लेकिन कल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान ने कांग्रेस को बुरी तरीके से घायल कर दिया। भगवंत मान ने कल कहा कि पंजाब और दिल्ली में मां जब बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाएगी तो कहेगी एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस वाली ये 3 शब्द अपने ही सहयोगी से सुनने के बाद कांग्रेस का सब्र जवाब दे गया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आप और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत है। दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी ही होगी। एक थी कांग्रेस का जवाब एक था जोकर से आया, लेकिन मामला खत्म होने के बदले और बढ़ गया। इस बार कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कह दिया कि आने वाले दिनों में माताएं ये कहेंगी कि एक पार्टी थी जो तिहाड़ में मिलती थी। एक बार दोनों तरफ से राजनीतिक बारूद वाले बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। सब जो छोटी छोटी बातें, इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। जो अपने विवादों को है उनको भूलने की जरूरत है। ये कहना कि कांग्रेस आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, तो ये सपना तो नरेंद्र मोदी भी देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस समाप्त होने वाली चीज नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ समस्या यह है कि इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ दिल्ली या पंजाब में नहीं हो रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और पूर्व में, मतलब अगर तमाम जगह की बात करें जहां जहां ये संभावनाएं ज्यादा हैं आपस में साथ आने की, वहां इस तरीके की तल्खियां देखने को मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रहेगा। महाराष्ट्र में संजय राउत कह चुके हैं कि शिवसेना राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस दिल खोलकर टिकट बंटवारे पर बात करेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब तक में उसके इंडिया गठबंधन वाले सहयोगियों की जुबान लगातार तीखी होती जा रही है। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে,
আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाए तो क्या किया जाए? हमारे आलाकमान तय करते हैं क्या होना है या नहीं होना है। हम लोग यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे हमारे विपक्ष कोई भी हो। उन्होंने तो वोट डिवाइड करके भाजपा को एडवांटेज देने का कोशिश किया है। तो ये स्पिरिट है कि देश में इंडिया लड़ेगा और बंगाल में जो लड़ाई होगा एंटी भाजपा, उस पर लीडरशिप देंगे तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पर लेफ्ट क्या है, तृणमूल के साथ एक टेबल में बैठने का औकात भी लेफ्ट लोगों को नहीं है। कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, वो हम हमारी सीटें काट रहे हैं। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। जो कह रहे हैं कि मुंबई में हम सबसे मजबूत पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र मध्ये मी सर्वात मोठा पक्ष, सबसे बड़ी पार्टी मैं हूं, उनको चुनौती है मेरी। एक बार फिर से दे रहा हूं कि एक भी लोकसभा की सीट मुंबई या मुंबई से बाहर अकेले दम पे नहीं चुन के आ सकते। उनको कांग्रेस की मदद चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस की मदद चाहिए। देश में 11 राज्यों में लोकसभा की 156 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, जबकि 8 राज्यों की 295 सीटों पर बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि 295 में से 110 सीटों वाले 4 राज्यों में बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में संकट यह है कि अगर आपस में बयानबाजी करेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। सत्ता में अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दिव्य तैयारियां चल रही हैं। यहां पहुंचने वाले राम भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। नई जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अयोध्या धाम में राम भक्तों के भोजन के लिए विशेष इंतजाम किया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों से श्री अन्न भेजा जा रहा है, विदेशों से भी राम भक्त श्री अन्न भेज रहे हैं। 1000 टन अन्न देश के अलग अलग शहरों से आ चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एक बड़ी रसोई का इंतजाम किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से खास चावल मंगाया गया है। चावल से भगवान राम का प्रसाद बनाया जाएगा। संतों के आवास पर भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। अयोध्या में 45 स्थान पर भोजनालय चलेंगे। सभी भोजनालय पर श्री अन्न भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि फिलहाल फरवरी तक राम भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आगे जरूरत पड़ने पर यह कार्यक्रम 1 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। एक पंक्ति है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। भगवान राम के अगर जन्मस्थान की बात करें तो यहाँ वो हर नीर है जिसकी हर भक्त को चाहत है, और उसको पूरा करने के लिए भी देश भर से तमाम भक्तजन कुछ न कुछ भेज रहे हैं। मसलन ये ट्रक जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से आई है, और इस छत्तीसगढ़ से आए हुए ट्रक में चावल है और तमाम तरह के वो अन्न हैं जिससे राम भक्तों को भोजन कराया जाएगा। लाखों राम भक्त आ रहे हैं, तो उनके रहने और खाने की व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। अभी जो आया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ननिहाल से चावल आया है, जो भोग प्रसाद के लिए है। जो भोग लगेगा उसके लिए यह प्रसाद होगा। इस तरह से पूरे देश भर में हिंदू समाज के द्वारा बड़े श्रद्धा से यह सब भेजा जा रहा है। इससे इतर अगर हम बात करें तो आटा भी वहाँ से आया है, और इन सब के साथ कच्चे सामान भी आ रहे हैं। मसलन कि गाजर है, आलू है, इसके अलावा सीताफल है, ये तो सब्जियां हो गई। इसके साथ ही अमरोहा से और अलग अलग जगहों से मसाले आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हल्दी, धनिया, तमाम तरह के पैकेट्स हैं। कहते हैं राजनीति में कोई भी मुद्दा पुराना नहीं होता। अपने अपने हिसाब से गड़े मुर्दों को उखाड़कर मुद्दा बनाया जाता है। इसे नया एंगल, नई हवा देकर माहौल को भड़काया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दिव्य और भव्य तैयारी के बीच कर्नाटक में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या है पूरी कहानी, आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। इसके बाद इस मसले पर छिड़ी आरोपों और सफाई वाली जुबानी जंग की भी चर्चा करेंगे। दरअसल कर्नाटक में पुलिस ने 31 साल पुराने राम मंदिर आंदोलन मामले में कार्रवाई की है। बीजेपी का कहना है कि पुलिस ने 60 साल की उम्र से भी ज्यादा उम्र वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस का कहना है 5 दिसंबर 1992 को हुई हिंसा के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए एक शख्स का नाम श्रीकांत पुजारी है। शुक्रवार को कर्नाटक के हुबली में पुलिस रूटीन पूछताछ के नाम पर उन्हें घर से थाने ले आई। उसके बाद अदालत में उन्हें पेश किया गया और अदालत ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे पुलिस इसे रूटीन प्रोसेस बता रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या विवाद हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे ठीक एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1992 को कर्नाटक के हुबली में दंगा हुआ था। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। आरोप है कि हुबली में एक मुस्लिम शख्स की दुकान जलाई गई थी। इसी को लेकर श्रीकांत पुजारी के खिलाफ हुबली पुलिस ने कार्रवाई की। हमने आपको आरोपों वाली जो कहानी बताई है ये 31 साल पुरानी है। इस पर बीजेपी का सवाल है कि अब कर्नाटक पुलिस की नींद अचानक क्यों खुली है। ये मामला राम मंदिर से जुड़ा है। इस वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। ऐसे में बीजेपी इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। कर्नाटक पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी हमलावर मुद्रा में दिखाई दे रही है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदू कार्यकर्ताओं को डरा रही है। वहीं बीजेपी विधायक महेश तेनगिनकई ने श्रीकांत पुजारी के परिवार से मुलाकात करके हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रही है। कई हिंदू संगठनों ने गिरफ्तार आरोपी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। बीएचपी ने तो यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बीजेपी और हिंदू संगठनों के घर घर अभियान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए वो 31 साल पुराने केस की जांच अचानक शुरू कर रही है। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. अरे राम मंदिर के आंदोलन में हजारों हजार लोग एक तरह से देश की सांस्कृतिक आज़ादी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आज़ादी का एक बड़ा आंदोलन, उसमें हजारों लोगों ने कुर्बानी भी दी, हजार लोग उसमें शामिल भी थे। अब आप जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो आप खुद ही उसी कब्र में चल पहुंच जाओगे जहां पे से उखाड़ोगे आप। In one such rioting cases which was reported in 92, one of the accused, we were successful in apprehending him, and for us it is just another riot case in which the accused was absconding. दिमाग में सब यही है कि किस तरीके से 22 तारीख के इस राम जन्मभूमि में परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग जो है परेशान करें, अवरोध करें और कुछ नहीं। वो जो हैं न राम के भक्त हैं, न श्याम के भक्त हैं, न राष्ट्र के भक्त हैं। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप